जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कौन सी तारीख आती है? 1857, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली कहानी, असली लड़ाई उससे बहुत बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तो चलिए इसी बात पर एक सवाल सोचते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी आखिर कौन था? ज्यादातर लोगों के दिमाग में फौरन एक ही नाम आएगा, मंगल पांडे। सही है, लेकिन क्या हो अगर ये जवाब अधूरा हो? क्या हो अगर असली कहानी कुछ और ही हो? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। बात शुरू होती है 1757 के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कृषि समाज का पूरा ढांचा ही बदलना शुरू कर दिया और यहीं से असल में संघर्ष की नींव पड़ी। देखिए, अंग्रेजों ने 3 नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लागू किए, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अब नाम तो अलग अलग थे, पर इनका मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना और साथ ही अपने वफादारों की एक ऐसी फौज खड़ी करना जो उनके लिए काम करे। इन सिस्टम्स का नतीजा ये हुआ कि जमींदारों और बिचौलियों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई। मतलब ऐसे लोग जो खुद जमीन पर कभी नहीं जाते थे, शहरों में रहते थे, और इन्होंने किसानों का अपनी जमीन से जो हजारों साल पुराना रिश्ता था उसे तोड़कर रख दिया। और इसका असर समाज पर बहुत ही भयानक पड़ा। जो हमारा पारंपरिक कृषि ढांचा था वो पूरी तरह से बिखर गया। अब समाज सीधा सीधा 3 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ थे वो जमींदार जो खेती करते नहीं थे, दूसरे थे बेचारे किसान जो असल में खेती कर रहे थे, और तीसरे वो खेतीहर मजदूर जिनकी तादाद तेजी से बढ़ रही थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? आंकड़े देखिए, होश उड़ जाएंगे। ब्रिटिश राज में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की संख्या 2.17 करोड़ से बढ़कर 3.35 करोड़ हो गई। मतलब 1.18 करोड़ का सीधा सीधा इजाफा। सोचिए, इतने सारे लोग अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए। तो सवाल ये है कि इस जुल्म के खिलाफ पहली आवाज किसने उठाई? चलिए अब सिस्टम की बात छोड़कर उस इंसान की कहानी पर आते हैं, उस पहले विद्रोही की जिसने 1857 से कई दशक पहले बगावत का बिगुल फूंका। ये थे तिलका मांझी, जिनका असली नाम था जबरा पहाड़िया। 1770 का दशक था और इस संथाल योद्धा ने तय किया कि वो अपने लोगों और अपनी जमीन को ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से बचाएंगे, और उन्होंने ही संगठित किया भारत का पहला जन विद्रोह। और ये मत सोचिए कि तिलका मांझी सिर्फ एक बागी थे। नहीं, वो एक जबरदस्त लीडर और स्ट्रैटेजिस्ट थे। सबसे पहले उन्होंने आदिवासियों की एक सेना बनाई जिन्हें तीरंदाजी में माहिर किया। फिर जब 1770 में भयानक अकाल पड़ा तो उन्होंने कंपनी का खजाना लूट लिया और सारा पैसा गरीबों में बांट दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1784 में उन्होंने भागलपुर पर हमला किया और एक जहरीले तीर से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ऑगस्टस क्लीवलैंड का काम तमाम कर दिया। उनका असर इतना गहरा था, इतना ज्यादा, कि आज भी संथाली लोकगीतों में उनकी कहानी जिंदा है। एक गीत की लाइन है जो सब कुछ कह देती है, मंगल पांडे नहीं, तुम आधुनिक भारत के पहले विद्रोही थे। सोचिए, लोगों की यादों में वो पहले बागी थे। लेकिन हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। तिलका मांझी के साथ भी धोखा हुआ, और वो भी अपनों ने ही किया। उन्हें पकड़ लिया गया और फिर अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्हें घोड़ों से घसीटते हुए भागलपुर लाया गया और 1785 में सबके सामने सरेआम फांसी पर लटका दिया गया, ताकि कोई और हिम्मत न कर सके। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि एक को फांसी देने से विद्रोह खत्म हो जाएगा। वो गलत थे। तिलका मांझी की शहादत बेकार नहीं गई, बल्कि वो तो बस एक शुरुआत थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने विद्रोह की आग को और भड़का दिया, जो अगली 1 सदी तक जलती रही। और ये आग लगातार फैलती रही। तिलका के बाद 1798 में भोलानाथ सिंह ने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर 1831-32 में हुआ महान कोल विद्रोह। उसके बाद 1855 में सिद्धू और कानू भाइयों ने संथाल हुल का आगाज किया, और ये सिलसिला 1895 में बिरसा मुंडा के आंदोलन तक चलता रहा। मतलब एक के बाद एक 100 साल से भी ज्यादा तक विद्रोह की ये आग जलती ही रही। इन विद्रोहों के पीछे गुस्सा कितना था, दर्द कितना था, इसका अंदाजा आप 1832 के कोल नेता बिंद्राय मानकी के इन शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था, पठानों ने हमारी इज्जत ले ली और सिंघों ने हमारी बहनें।
हमें काटना, मारना और खाना शुरू कर देना चाहिए। ये शब्द दिखाते हैं कि लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये अस्मिता और वजूद की लड़ाई थी। अब बात करते हैं 1855 के संथाल हुल की, जिसे सिद्धू और कान्हू ने लीड किया था। ये एक बहुत बड़ा विद्रोह था। और इसकी वजह क्या थी? 4 बड़ी वजहें थीं। पहली, महाजन और साहूकार जो खून चूस रहे थे। दूसरी, कर्ज के बदले पुश्तों तक चलने वाली बंधुआ मजदूरी। तीसरी, भ्रष्ट पुलिस जो हमेशा महाजनों का ही साथ देती थी। और चौथी, अदालतें जहां गरीबों को कभी इंसाफ नहीं मिलता था। तो अब तक हमने देखा सशस्त्र विद्रोह, लेकिन 20वीं सदी आते आते लड़ाई का तरीका बदलने वाला था। ये कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इस नए दौर के आंदोलन की वजह बनी तिनकठिया प्रणाली। ये क्या थी? ये बिहार के चंपारण में एक जालिमाना सिस्टम था। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर, मतलब हर बीघे में 3 कट्ठे पर, अंग्रेज बागान मालिकों के लिए नील की खेती करनी ही पड़ती थी, जबरदस्ती। और फिर साल 1917 में सीन में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। वो चंपारण पहुंचे और यहीं से उन्होंने भारत में अपने पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सत्याग्रह की शुरुआत की। ये वो पल था जब एक स्थानीय मुद्दा एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। तो अब फर्क साफ देखा जा सकता था। एक तरफ थे पहले के आदिवासी विद्रोह, जिन्हें लोकल लीडर चला रहे थे। उनके तरीके थे गुरिल्ला युद्ध, हथियार उठाना, और मकसद था बाहरी लोगों को भगाकर जमीन वापस लेना। वहीं दूसरी तरफ था चंपारण सत्याग्रह। ये राष्ट्रीय नेताओं से जुड़ा था। तरीका था सविनय अवज्ञा यानी अहिंसा, और मकसद था कानूनी लड़ाई लड़कर इस पूरे अन्याय भरे सिस्टम को ही जड़ से उखाड़ फेंकना। तो 100 साल से भी लंबे चले इस संघर्ष का आखिर हासिल क्या हुआ? इसकी विरासत क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इस प्रतिरोध की विरासत मिली जुली है। एक तरफ अंग्रेजों ने इन विद्रोहों को बहुत बेरहमी से कुचला, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अहम जीतें भी मिली। जैसे 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसने आदिवासियों के जमीनी हक को थोड़ी सुरक्षा दी। संथाल हुल के बाद संथाल परगना जिला भी बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, इन सभी विद्रोहों ने आने वाले आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा, एक हिम्मत का काम किया। और यहीं हम अपनी कहानी के सबसे अहम सवाल पर वापस आते हैं। भले ही हमारे देश के इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों में इन शुरुआती आदिवासी हीरोज को भुला दिया गया हो, लेकिन उनकी कहानियां वो आज भी जिंदा हैं। वहाँ के लोगों की यादों में, लोकगीतों में और चौराहों पर लगी उनकी मूर्तियों में। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि हम किसे एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर याद रखते हैं और क्यों? इतिहास कैसे लिखा जाता है और हम किन हीरोज को चुनते हैं और किन्हें भुला देते हैं? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कहानी सुना कौन रहा है।